सर स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अल्डोल मैकेनिज्म क्या होता है, अल्डोल रिएक्शन क्या होते हैं और उनके ऑफ कोर्स क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस के भी इनफ एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक है, और होपफुली आज मैं अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में से अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर समय होगा तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन, अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्डोल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही ये वाला रिएक्शन जो है एक नेम रिएक्शन है, दैट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से कि कैनिज़ारोस रिएक्शन में होता क्या है। पहले इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन में पहचाने कैसे कि कोई रिएक्शन कैनिज़ारो में है या नहीं, प्लीज पे अटेंशन। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं? अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। which do not have अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अल्डोल रिएक्शन के अंदर हमने क्या सीखा था? अल्डोल रिएक्शन के अंदर हमने क्या सीखा था कि वही कंपाउंड्स अल्डोल रिएक्शन में जाते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना तो जरूरी है। ठीक है, अगर उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास अल्फा कार्बन एटम नहीं है तो ऑफकोर्स अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, या फिर में भी ऐसा हो सकता है अल्फा कार्बन एटम है बट अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर अल्डिहाइड और कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो अल्डोल रिएक्शन नहीं जा सकता है, बट कैनिज़ारोस रिएक्शन जा सकता है, क्योंकि कैनिज़ारोस रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं वही रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास में ये अल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये कौन से रिएक्शन में जाएगा? ये अल्डोल रिएक्शन में जाएगा। सपोज ये कोई अल्डिहाइड और कीटोन है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये कौन से रिएक्शन में जाएगा? कैनिज़ारोस रिएक्शन में जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें जाएगा या उसमें जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो सेम है। कंडीशन क्या है देखिए कि अल्फा, इसमें मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि अल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 50%। क्या लिखा है मैंने? 50%, मतलब ये काफी रिलेटिवली स्ट्रांग हो गया। 50% अल्कली, अल्कली यानी क्या? कोई बेस, 50% बेस, जैसे NaOH हो गया, ठीक है, या KOH हो गया एक्सेट्रा। 50% अल्कली। ठीक है, कैनिज़ारोस रिएक्शन में कौन जाता है? अल्डिहाइड कीटोन व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन 50% अल्कली। ठीक है, शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या? कैनिज़ारोस रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैं आपको समझाता हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कंपाउंड सेल्फ, मतलब खुद ब खुद सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है और अपना खुद का ही रिडक्शन करता है। याद रखना बेटा, इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि दो स्पीसीज होती है हमारे पास में, ठीक है, और वो दो स्पीसीज एक दूसरे का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करती है। सपोज ये स्पीसीज ने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये स्पीसीज इसका रिडक्शन करेगी, दोनों ही रिएक्शन एक साथ चलते हैं, इसलिए हम उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास स्पीसीज ही एक है, ये स्पीसीज अपना ही ऑक्सीडेशन करके एक प्रोडक्ट बनाएगी, ये स्पीसीज अपना ही रिडक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएगी, तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। याद रखिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन सेम नहीं होते हैं। रेडॉक्स में दो स्पीसीज होती है जो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट एक्शन करती है। ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मान लो ये रिडक्शन कर रहा है, मान लो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मान लो ये रिडक्शन कर रहा है, और दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। याद कीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन था कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस साइमल्टेनियसली
is called as redox reaction. But what disproportionation reaction actually is, we do not have two different species, we only have one species. मतलब एक ही तरह का कंपाउंड होता है, उसी के अंदर वो खुद ही का ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद ही का रिडक्शन करके अलग प्रोडक्ट बनाता है. तो इस तरह से इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. में जब एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगा तो आपको बड़ी अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो इस तरह से. तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास में मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, आप चेक कीजिए क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि भाई इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है. अब भाई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी? 0. जब अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है और इसका रिएक्शन हमने कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ 50% ऑफ बेस NaOH, 50% स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना. अल्डोल में इतना स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं पड़ती है, डाइल्यूट बेसिस से काम हो जाता है. लेकिन कैनिज़ारोस रिएक्शन इज अ लिटिल बिट विगरस रिएक्शन, तो इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ NaOH या KOH. ठीक है, तो 50% NaOH यूज किया. तो दिस गिव्स हिंट कि भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, मतलब कैनिज़ारोस रिएक्शन जा रहा है. मान लेते हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और कोई बेस यूज किया है, तो ऑफ कोर्स ये कौन से रिएक्शन में जाता? अल्डोल रिएक्शन में जाता. ठीक है, अब बहुत बार ये लोग यहाँ पर 50% मेंशन नहीं करेंगे, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और बेस यूज किया है, भले 50% ना लिखा हो, बट अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन ही जाएगा. ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होता तो वो कहाँ जाता? ऑफ कोर्स अल्डोल रिएक्शन में जाता. यहीं पर एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बनता है कि भाई अल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड जाएगा, कौन सा कंपाउंड नहीं जाएगा. अगर ये पहचानने आ गया, रिएक्शन करना तो बहुत आसान है. तो चलिए इसका रिएक्शन करके देखते हैं. प्लीज पे अटेंशन. ये क्या था अपने पास में? फॉर्मल्डिहाइड. तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड. राइट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, बेस प्रेजेंट है, इसलिए ये जो है वो कैनिज़ारोस रिएक्शन में जाएगा. What is Cannizzaro reaction? It's a disproportionation reaction. What is a disproportionation reaction? That the compound will undergo oxidation by itself and the compound will undergo reduction by itself. Already हमने पढ़ा है किसी अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. वेरी नाइस. तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर हमको फॉर्मिक एसिड मिलेगा. तो दिस इज हाउ वी गेट फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. तो लेट मी से दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट. करेक्ट ना? ऑक्सीडेशन से मिला हुआ प्रोडक्ट, उसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट. ऑलराइट, प्लस वन मोर प्रोडक्ट यू विल गेट. जब इसका खुद का ही क्या होगा? रिडक्शन. तो देखिए हमने देखा है कि अल्डिहाइड्स का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है. अब फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, एक कार्बन वाले अल्डिहाइड है ना, ये एक कार्बन वाले अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको एक कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा. वेरी नाइस. तो एक कार्बन वाला अल्कोहल जो होता है वो होता है CH3OH. आई होप आप ये दोनों ही कंपाउंड कैसे बने समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पहले देखा है. ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, इन केस, जो कि नहीं होना चाहिए, आपको याद आना ही चाहिए. इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ रही होगी, बट इन केस अगर बाय फॉल्ट अगर आपको कोई चीजें नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे, पेज घुमाइए, रिवाइज कर लीजिए और देखिए. ठीक है, एनीवे, तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं. दिस इज गोइंग टू बी मिथाइल अल्कोहल. IUPAC भी लिख सकता हूँ मिथेनॉल, बट राइट नाउ आई एम राइटिंग मिथाइल अल्कोहल, दैट्स इट. एंड आई शुड से दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिडक्शन करने से आया है ना, ऑफ कोर्स फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करने से. दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट. ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से देखो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ. बट डोंट यू थिंक द प्रोडक्ट इज एसिड एंड यू आर यूजिंग अ बेसिक मीडियम? तो डोंट यू थिंक एसिड और बेस खुद ही आपस में रिएक्ट कर जाएगा? तो इसीलिए हमको क्या होता है यहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी मिलता है. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से NaOH और फॉर्मिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पर फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता है. एक्चुअली यू विल गेट फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, है ना. तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. तो लेट मी राइट सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. आई होप यू कैन सी दिस इन द वीडियो. ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या फिर आप सोडियम फॉर्मेट भी कह सकते हैं, लाइक दैट. तो डू रिमेंबर, Cannizzaro reaction is a disproportionation reaction. Aldehydes and ketones which do not have alpha hydrogen atom, ठीक है, comma, in presence of 50% alkali show disproportionation reaction, that is self oxidation and reduction. जब सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा ना तो आपको यहाँ पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. अभी आपने NaOH यूज किया तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा, KOH यूज किया तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा. इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, और जब रिडक्शन होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अल्कोहल यूनिट मिलेगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि आफ्टर कैनिज़ारोस रिएक्शन व्हाट यू ऑब्टेन्ड इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. दीस टू मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड. आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टिल हियर. ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर.
कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देखो लेट मी से क्वेश्चन नंबर 1 कैसा पूछ लिया कि एक्शन ऑफ 50% KOH on, let us say we have given benzaldehyde as our reactant molecule. ठीक है, तो मुझे आप पहले बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो अल्डोल रिएक्शन में जाएगा या कैनिज़ारो रिएक्शन में जाएगा। सबसे पहला हिंट है कि 50% बेस यूज किया है, हम इतना स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी अल्डोल रिएक्शन में यूज नहीं करते, वी ओनली यूज डाइल्यूट बेसिस, राइट। तो ये पहला हिंट है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में जाएगा। दूसरा हिंट ये है कि यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल जो दिया है वो बेंजल्डिहाइड है। इफ यू केयरफुली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, यू विल गेट दैट बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप इज कनेक्टेड टू अ बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग ऑफ कोर्स हैज दिस कॉन्जुगेशन, करेक्ट। तो अब आप चेक करिए कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, करेक्ट। अभी अल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं कार्बन के साथ में, मतलब इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसके पास में अल्फा कार्बन एटम तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, उसके वजह से ये रिएक्शन जो है वो सिंपली कैनिज़ारो रिएक्शन में जाना चाहिए, करेक्ट। ये उसका क्राइटेरिया है। तो दिस इज बेंजल्डिहाइड, लेट मी राइट द नेम, ठीक है, कि भाई ये कौन है, अपना बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन होगा तो लेट मी राइट इधर 50% KOH that is mentioned. अभी आप ही मुझे बताइए what is the Cannizaro's reaction? Cannizaro's reaction is a disproportionation reaction in where this compound is going to get oxidized. So if benzaldehyde gets oxidized, the aldehyde on oxidation becomes carboxylic acid. So this is how I'll get a benzoic acid molecule over here. But don't you think that you are preparing a benzoic acid molecule and you are using a base here? तो automatically यहाँ पर एक neutralization reaction हो जाएगा और instead of benzoic acid you will get potassium, because potassium का आप बेस यूज कर रहे हैं ना, तो you will get potassium benzoate. तो let me write the name of this compound, that is potassium benzoate. ठीक है, तो this is how you get a potassium benzoate which is an oxidized product. Plus if you take the reduction, if you consider the reduction of this molecule, benzaldehyde on reduction will give you alcohol. So let us check what type of alcohol do we get. दैट ऊपर का जो कार्बन है वो तो एज इट इज रहेगा, बस अल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो इफ आई कंप्लीट दिस मॉलिक्यूल तो आई विल गेट H2 ओवर हियर। नाउ आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस compound is commonly called as benzyl alcohol and it is very famous alcohol that you should always remember. This is called as benzyl alcohol. And if I write IUPAC name for this molecule, it is going to be, bolo, phenyl methanol. ठीक है, that's great. तो दिस इज हाउ वी गेट अ कैनिज़ारो's रिएक्शन फॉर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। हाँ, इसके अंदर एक सब कैटेगरी है छोटा सा कि जिसके अंदर हम ऐसा कहते हैं कि वी डू क्रॉस्ड अल्डोल, आई मीन सॉरी नॉट क्रॉस्ड अल्डोल बट वी से दैट वी डू क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। तो वो छोटा सा कैटेगरी है, सिर्फ एक ही रिएक्शन डिस्कस किया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो लेट मी डिस्कस दैट ऑल्सो। आई होप यू हैव रिटन दिस, आई एम गोइंग टू वाइप इट ऑफ। ठीक है, तो देखिए एक कैटेगरी है कैनिज़ारो रिएक्शन का, दैट इज क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है और एक ही एग्जांपल है, तो हमें सिर्फ उतना ही ध्यान देना, इस पे अटेंशन। जैसे यहाँ पर मैंने यूज किया कि एक्शन ऑफ, लेट अस से एक्शन ऑफ 50% ऑफ NaOH, आप KOH भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर, 50% NaOH ऑन मिक्सचर ऑफ, लेट अस से बेंजल्डिहाइड and let us say formaldehyde. ठीक है, तो I will use formaldehyde, सॉरी हाँ, formaldehyde का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स मैंने यूज किए हैं और मैंने कंडीशन में क्या दिया है 50% ऑफ NaOH, तो पहले ये बताइए ये अल्डोल रिएक्शन जाएगा या कैनिज़ारो? सबसे पहले 50% देख के ही मुझे पता चल गया कि ये अल्डोल रिएक्शन नहीं जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट यूज दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ बेस। ठीक है, वी यूज वीक बेसेस। दूसरा ये है कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों में ही अल्फा कार्बन एटम के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। खैर इसके अंदर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 हो गई। इसके अंदर अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 0। What is important? Alpha hydrogen atom is important. Both of them do not have alpha hydrogen atom and therefore they will not undergo aldol reaction. ठीक है, तो they have to undergo Cannizaro's reaction. Now what is a Cannizaro's reaction? It's a disproportionation reaction. Once again I am saying it's a disproportionation reaction in where the compound undergoes itself oxidation and reduction. But right now we have got two compounds.
ठीक है, तो अब क्या होगा, डू रिमेंबर जब भी आपको ये दोनों कंपाउंड दिए जाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर्मल्डिहाइड करस्पॉन्ड्स टू एसिड। तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, बट यू आर यूजिंग NaOH, तो यू विल गेट अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड व्हिच इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो लेट मी नेम इट एज द सोडियम फॉर्मेट, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस इज गोइंग टू करस्पॉन्ड टू एन एसिड एंड बेंजाल्डिहाइड इज गोइंग टू करस्पॉन्ड टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, only these two products are obtained, no other products are obtained, only these two products are obtained and you have got to remember that. ठीक है, now reason behind it is simple, that formic acid has more stability or I can say more dominance character in the reaction as compared to benzoic acid. Therefore benzoic acid is not formed and formic acid is formed and benzene वाला compound will undergo reduction to form alcohol. ठीक है, that is the only reason behind it and this is experimental evidence, कैसा देखा गया है, तो आपको भी इतना ही याद रखना है, इतना ही लिखना है। बाय द वे अगर आपको ये एक्चुअली जानना है कि क्यों ऐसा होता है तो उसके लिए हमको मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारोस रिएक्शन देखना पड़ता है, बट राइट नाउ एट द मोमेंट द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारोस रिएक्शन इज नॉट डिस्कस्ड इन आवर सिलेबस एंड आई वुड नॉट डिस्कस इट राइट हियर बिकॉज दैट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको कभी मन है जानने का कैनिजारोस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो मैं कभी ब्रांच में मिलूंगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एनीवे दिस इज व्हाट वी गेट एज अ बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन का एक एग्जांपल व्हिच योर टेक्स्ट बुक हैज गिवन एंड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी कमिंग इन एग्जाम, so please learn this very carefully and I hope that's clear for Cannizaro's reaction. Alright, so after Cannizaro's reaction the only topic remaining in aldehydes and ketones is, please pay attention, that is electrophilic aromatic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स पर हम करने वाले हैं। इसको प्यार से हमने ESR रिएक्शंस भी कहा था, ESR। और इसके सिर्फ 5 कैटेगरी होती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए 11th में भी, हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी और इस चैप्टर में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज आपको याद ही होगा कि हम हंसा वाला रिएक्शन करते हैं, HANSA। यह हंसा मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, H स्टैंड्स फॉर हैलोजिनेशन, A स्टैंड्स फॉर असाइलेशन which is Friedel-Crafts reaction always। ठीक है, N stands for nitration, S stands for sulfonation and A stands for alkylation which is again a Friedel-Crafts reaction। तो ये दोनों A stands for Friedel-Crafts reaction, ये हमको पता है। ठीक है, और ये 5 तरह के रिएक्शन हम पहले से करते आ रहे हैं और यहाँ पर भी हम वो करके देखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजाल्डिहाइड की, तो देखिए अगर मैं बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप कंसीडर करता हूँ, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि जो बेंजाल्डिहाइड के अंदर ये जो आपको अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई पड़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आप जरा सोच समझ के मुझे आंसर करिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड के ऊपर ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको पहला, फिर ठीक है दूसरा, फिर तीसरा, 1 2 3 4 एंड 5 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब ये 5 कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको नेगेटिव रेजोनेंस कैसे फ्लो होता है वो आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है, हाउ लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद बना के मुझे देंगे। ठीक है, चलिए हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर और उसी समय पे क्या होता है कि यहाँ का जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पर आके बॉन्ड पेयर बनता है। ठीक है, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग विथड्रॉड बाय द ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, बाय द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक हाइब्रिड बनता हुआ नजर आएगा। और अगर उस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर मैं देखूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि COH, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग क्या है, यहाँ ऑक्सीजन से लेके, यहाँ कार्बन से लेके और पूरे बेंजीन रिंग पर घूम रहे हैं। आउट ऑफ विच वी कैन सी द ऑक्सीजन इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव एंड बेंजीन विल रिसीव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो व्हाट डू वी कंक्लूड, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम हियर दैट कि बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या चार्ज आ रहा है बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो है अल्डिहाइड ग्रुप, लेट मी राइट
कि aldehyde group decreases, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी from aromatic ring, ठीक है, hence electrophilic reactions occur at meta position, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और अल्डिहाइड ग्रुप ने सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच लिया है, करेक्ट। तो बेंजीन विल बिकम इलेक्ट्रॉन पुअर, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑफ कोर्स ये वाले ऑर्थो पोजीशन पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड अवे बाय नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और इस समय अगर आप इसके तरफ कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, समथिंग विच इज पॉजिटिव, ठीक है, जो कि हंसा के अंदर हैलोजन होता है, असाइलेशन के अंदर असाइल ग्रुप होता है, नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रो ग्रुप होता है, सल्फोनेशन के अंदर सल्फोनिक ग्रुप होता है, और अल्काइलेशन के अंदर अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आप इसकी तरफ थ्रो करोगे तो आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर रिएक्ट करेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज पीसेज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा? नहीं। क्या ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा? नहीं। क्या ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा? नहीं। मतलब ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ऑन मेटा पोजीशन एट दिस पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब रिलेटिव टू दिस ऑल पोजीशंस इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रही होगी। अरे बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम है इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस थ्री पोजीशंस। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल प्रीफर टू अटैक ऑन मेटा पोजीशन, इट विल प्रीफर टू अटैक ऑन मेटा पोजीशन, ठीक है। अब भाई पॉजिटिव है वहां तो 100% रिपल्शन ही होने वाला है, अब जहां पॉजिटिव नहीं है वहां अट्रैक्शन होने का चांस नहीं है, लेकिन रिपल्शन होने का भी तो चांस नहीं है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल रिपल्शन या यहाँ पर अटैक करने से अच्छा प्रिफर करता है कि वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, इसके वजह से हम ऐसा कहते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और साथ ही साथ ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी कर देता है। क्या कर देता है बेटा? डीएक्टिवेट भी कर देता है। इसका मतलब कंपाउंड को लेस रिएक्टिव बना देता है। बेंजल्डिहाइड इज अ वेरी लेस रिएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर देता है। ये सारी चीजें जो है बेसिक नॉलेज हमने 11th में ऑलरेडी सीखा है, उम्मीद करता हूँ आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे हंसा के रिएक्शंस करके देखेंगे। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम, यू ऑलरेडी नो द रिएक्शंस एंड यू ऑलरेडी नो द रिएजेंट्स दैट आर यूज्ड टू डू दिस रिएक्शंस। तो हम एक एक करके सारे एग्जांपल एक एक देखेंगे और ये कंसेप्ट को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रहिए, चलो लेट मी वाइप दिस ऑफ और हम एक एक करके सारे 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एक एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सपोज वी हैव दिस बेंजीन रिंग विद अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और इसके ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सबसे पहला, ठीक है, दैट इज हैलोजिनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं? हैलोजन ऐड करते हैं। लेट मी ऐड क्लोरीन, ठीक है। हम ये किसके प्रेजेंस में ऐड करते हैं? वी एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है, या फिर FeCl3, और डार्क कंडीशन के अंदर हम ऐड करते हैं और इसको हीट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पर होंगे। तो यू विल ओनली ऑब्टेन वन प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, बट इसके मेटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन एटम है वो इसके Cl को निकाल के क्या बना देगा? HCl, और एक Cl जो होगा इसके पोजीशन पर लगेगा। तो कंपाउंड दैट यू ऑब्टेन इज गोइंग टू बी मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, ठीक है। आप चाहे तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 3-chlorobenzaldehyde, दैट यू कैन राइट लेटर ऑन इन योर बुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी लेट अस से नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो व्हाट यू विल यूज इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। मैं सारी चीजें रिवाइज करवाने नहीं बैठूंगा, ऑफकोर्स इसको हीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का ग्रुप तो एज इट इज ही रहेगा, बट इसके मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो दिस कंपाउंड यू विल ऑब्टेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? लेट मी नेम इट एज मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। आप इसका चाहे तो IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी 3-nitrobenzaldehyde, व्हिच यू कैन राइट लेटर इन योर बुक, ठीक है। सेम वे अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, बताइए मुझे, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन, लेट मी राइट दिस इज नाइट्रेशन,
ठीक है, दिस इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हमको सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होता है या फिर ओलियम भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन होगा, मेटा पोजीशन पर अब आपको सल्फोनिक एसिड का ग्रुप मिल जाएगा यहाँ पर SO3H। तो अब इस कंपाउंड का नाम हम कैसे देंगे, अब यहाँ पर मेन कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, तो लेट मी राइट दिस इज गोइंग टू बी 3-फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 3-फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा, प्लीज रिमेंबर इट। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड डालते हैं और असाइलेशन रिएक्शन के अंदर लेट मी इसे असाइल हैलाइड डालते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl ले लेता हूँ। आप एसिड एनहाइड्राइड भी डाल सकते हैं, स्लैश करके A लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दोनों के ही अंदर एक ही तरह का रिएजेंट यूज होता है, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 प्लस पाइरिडीन, बिकॉज बोथ द रिएक्शन बिलोंग टू फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। बोथ द रिएक्शंस आर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शंस आर ऑफ कोर्स, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ना बहुत लो क्वांटिटी में बनेंगे बिकॉज इट्स अ बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। करेक्ट, तो बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लेस रिएक्टिव है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे। दिस रिएक्शंस आर विगरस, दिस रिएक्शंस आर डिफिकल्ट। तो यहाँ पर जो मिलने वाले प्रोडक्ट है वो बहुत लो क्वांटिटी में होंगे, अच्छी यील्ड के नहीं होंगे, अच्छी प्योरिटी के नहीं होंगे, रिएक्शन स्लो होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बट ऑन पेपर फटाफट आपको रिएक्शन समझे, इसलिए ये सब मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरा पॉइंट जो है समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ से क्या आने वाला है, अल्काइल ग्रुप आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ से पूरा असाइल ग्रुप आएगा। तो जब अल्डिहाइड के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर, क्योंकि सारे रिएक्शंस मेटा डायरेक्शन यानी मेटा पर ही होने वाले, तो यहाँ पर मेटा पर अल्काइल ग्रुप लगेगा। अब आप मिथाइल लेंगे तो मिथाइल ग्रुप लगेगा, इथाइल लेंगे तो इथाइल ग्रुप लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट मी राइट इट एज अ मेटा अल्काइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो मेटा पोजीशन पर असाइल ग्रुप आएगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन तो नहीं है, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर आप जो भी अल्काइल ग्रुप लेंगे दैट इज गोइंग टू बी R। फिर आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द IUPAC फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से हमने अल्डिहाइड कीटोन्स के हर एक रिएक्शन को डिटेल में देख लिया है और अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। व्हाट इज रिमेनिंग इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये पूरा चैप्टर का नाम है, जिसमें से मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम अल्डिहाइड कीटोन्स को एक साथ पढ़ लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर हम बहुत अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर रही होगी। अच्छे से नोट्स मेंटेन करना, सारी चीजें पढ़ना, याद रखना। होमवर्क में मैं क्या दे रहा हूँ आपको, होमवर्क में सबसे पहले आपको इनके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड का खैर मैंने यहाँ पर बना ही दिया है। ठीक है, दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि प्लीज राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 टाइम्स। मैंने अल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखा के दी है, सिखा करके दी है, प्लीज उसे जाके नोटबुक में 2 बार लिखिए, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है और वो पूछते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर MCQs बहुत आते हैं। प्लीज डोंट इग्नोर दैट पार्ट। ऑल्सो घर जाके टेक्स्ट बुक में से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के यूजेस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यूजेस दिए हैं आपको, मैंने बीच बीच में बहुत सारे यूजेस बताए होंगे लेक्चर में, बट दैट्स इन्फॉर्मेटिव पार्ट। आप टेक्स्ट बुक में से जाके यूजेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा टेक्स्ट बुक में से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, क्योंकि वहां से भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, जब तक बातें हैं रिएक्शन की और कंसेप्ट की, वो तो मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है और मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि आपको एग्जाम में अगर रिएक्शन पूछ लिए तो आप बड़ी अच्छी तरीके से लिख के आ जाएंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों के, अगर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया, जैसे कि पैराल्डिहाइड क्या होता है या फॉर्मेलिन क्या होता है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया ना, तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिमाग लगा के नहीं बोल सकते। ये बस नॉलेज का खेल है कि आपको पता होगा तो आएगा आंसर, नहीं पता होगा तो नहीं आएगा। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में से ये जो पैराग्राफ जो होते हैं उसको अच्छी तरह से लिख के लर्न करना है और बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपको याद रहे। नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, आप अल्कोहल फिनॉल के यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइल हैलाइड के यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें भी आपको एक बार रिवाइज करनी चाहिए। दिस इज हाई टाइम टू टेक रिविजन इनटू द कंसिडरेशन, बिकॉज हमने जो अल्डिहाइड कीटोन चालू किया था वो बहुत पहले किया था और अब शायद धीरे धीरे आपके दिमाग से सारी चीजें छूटने लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड दैट इज नॉर्मल, सबके साथ होता है, सबके दिमाग में यही सब चीजें चल रही होती है क्योंकि चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं ना। अब आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें आ ही जाएगी। ठीक है, नो इश्यूज अबाउट इट, प्लीज डू द नीडफुल। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, एकदम इजी चैप्टर है। और मेन बात तो ये है कि इसके अंदर होने वाले सभी रिएक्शंस, ट्रस्ट मी, सभी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर।
ठीक है, तो ये बहुत ही इजी जाने वाला है और एक तरह से रिवीजन रहने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। प्लीज पे अटेंशन। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो हमको पता है कि जैसे हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको अल्डिहाइड मिलेगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो जैसे अल्डिहाइड का डेफिनेशन हमने कहा था, अल्डिहाइड का डेफिनेशन में क्या कहा था, हमने कहा था इट इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। उसी तरह से हम एसिड को भी डिफाइन करके कह देंगे कि इट इज सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो प्लीज पे अटेंशन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इट इज सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन याद रही होगी। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड ले लो, तो इसमें CnH2nO2, सिंपल सा बात है। ठीक है, जैसे हम लोग ने एसिडिक एसिड ले लिया तो ये फॉर्मूला फिर से सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं। देखिए C का वैल्यू 2 पुट करिए, करेक्ट है ना, तो यही आएगा। तो CnH2nO2 ये इसका जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ऑफ कोर्स जनरल रिप्रेजेंटेशन तो आपको सभी को आता होगा, RCOOH। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन चेन on which COOH group is attached। ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन है that is based on number of COOH group attached। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द कार्बन एटम, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कार्बन चेन ऑन विच द ग्रुप इज अटैच्ड इज, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक आएगा एलिफैटिक एसिड, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOOH। ठीक है, दूसरे कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं एरोमेटिक एसिड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ होगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, जिसमें क्या रहा होगा, सिर्फ एक साइक्लिक रिंग रहा होगा और साइक्लिक रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप रहा होगा। ये कोई साइक्लिक रिंग जो है वो एरोमेटिक रिंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अगर हम देखें तो अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इन्हें हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाई देंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहेंगे। बहुत इजी सा क्लासिफिकेशन है बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कहेंगे। अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दिख रहा है तो बोलो क्या कहेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, और उससे ज्यादा दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे बेटा, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो IUPAC में इनको OIC एसिड सिर्फ इतना ही कहा जाता है। इनको ऑफ कोर्स 2 एसिड है तो क्या कहेंगे, डायोइक एसिड कहा जाएगा कि नहीं, तो डाई बाद में OIC एसिड, तो ये हो जाएगा डायोइक एसिड, ये हो जाएंगे ट्राइओइक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमने क्लासिफाई कर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड को। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एलिफैटिक रिंग के ऊपर एलिफैटिक चेन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो मान लीजिए एसिटिक एसिड एज एन एग्जांपल। ठीक है, एलिसाइक्लिक रिंग के ऊपर तो मान लीजिए साइक्लोपेंटेन का कोई रिंग है और इसके ऊपर हमने एसिड ग्रुप लगा दिया है। और एरोमेटिक के अंदर आप बेंजीन के ऊपर ही ले लीजिए ना एसिड ग्रुप। ठीक है, उसका एग्जांपल हो गया कि ये हो गया भाई एक बेंजोइक एसिड का फंक्शन, राइट। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए ये कोई कार्बन चेन है इतनी बड़ी और इसके ऊपर एसिडिक ग्रुप है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लीजिए कि इधर भी एसिड को ग्रुप है और इधर भी एसिड का ही ग्रुप है, तो ये हो गया एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लीजिए कि यहाँ पर एसिड का ग्रुप है, चलो भाई यहाँ पर भी एक एसिड का ग्रुप है और यहाँ पर भी एक एसिड का ग्रुप है, तो इस तरह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से।
अब क्लासिफिकेशन तो हमने आसानी से देख लिया है, अब चलिए हमको नॉमेनक्लेचर देखना है। तो मैं सीधा अभी आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ बहुत सारे कंपाउंड के, उनके हम कॉमन नेम्स, IUPAC नेम्स एक्सेट्रा ट्रिवियल नेम्स सारे ट्राई करेंगे और हम लोग नॉमेनक्लेचर भी खत्म कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो लेट अस सी। तो चलिए नॉमेनक्लेचर में देखिए, सबसे पहला एग्जांपल HCOOH, इसको हम कॉमन नेम में क्या कहेंगे जी? करेक्ट है आपकी बात, फॉर्मिक एसिड कहेंगे। एक कार्बन वाला एसिड को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, मीथेन ओइक एसिड। ये सब तो आपको पता ही होगा, मुझे IUPAC वापस सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। CH3COOH अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो बहुत ही बढ़िया, ये हो जाएगा एक एसिटिक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन वाला एसिड को हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। और अगर IUPAC नेम में लिखा जाए तो हो जाएगा इथेन ओइक एसिड। अगर आप कॉन्फिडेंट है नाम लिखने में तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सब नाम लिख सकते हैं और फिर मेरे साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट स्टूडेंट करना है, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट रहेंगे तो ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए CH3CH2COOH अगर देखें हम तो इसको कॉमन नेम में हम 3 कार्बन वाला एसिड यानी प्रोपियोनिक, कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड ऐसा कहा जाता है, लेकिन IUPAC नेम में प्रोपैनोइक एसिड कहा जाता है। प्रोपैनोइक एसिड, दोनों में फर्क है, दिखता सेम है लेकिन है नहीं, ये प्रोपियोनिक है और ये प्रोपैनोइक है, तो दोनों में बड़ा फर्क है, तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 4 कार्बन वाला जो एसिड होता है कॉमन नेम में उसे ब्यूट्रिक एसिड कहा जाता है, और IUPAC नेम में अगर हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से कुछ 5 कार्बन वाले एसिड को कॉमन नेम में हम कहते हैं वेलरिक एसिड, ठीक है। और अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा बहुत आसानी से पेंटेन ओइक एसिड। 6 कार्बन वाले एसिड को हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं? केपरोइक एसिड, केपरोइक एसिड, ठीक है। और IUPAC नेम में हम क्या कह सकते हैं? हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, कुछ इस तरह से, ठीक है। 7वां एग्जांपल देखिए, इसके अंदर क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, एसिड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। और मिथाइल ग्रुप है वो एसिड के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पर है, तो लेट मी राइट 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये उसका IUPAC नेम हो जाएगा कि 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। एनीवे आप ऐसा भी कॉमन नोमेनक्लेचर में कर सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो आप इसको अल्फा मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड ऐसा भी कह सकते हैं, बट राइट नाउ आई कैन राइट अल्फा मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, दैट इज फाइन। ये भी नाम भी चलता है बट ये कॉमन नेम है, और 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इज वेरी एक्यूरेट IUPAC नेम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 8th एग्जांपल को देखिए, CH2CH डबल बॉन्ड COOH। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो बड़ी आसानी से मैं लिख सकता हूँ कि देखो भाई 3 कार्बन है तो प्रोप करूंगा, सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन, और एसिड ग्रुप है तो ओइक एसिड हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रोप 2 इन अल, अगर एसिड के जगह यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप होता तो प्रोप 2 इन अल नाम होता, और याद कीजिए प्रोप 2 इन अल का कॉमन नेम क्या था? जी सही पहचाना, प्रोप 2 इन अल का कॉमन नेम था एक्रोलीन। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक्रोलीन जैसा है, बस यहाँ पर अल्डिहाइड की जगह एसिड ग्रुप है, तो इसलिए हम इसे प्यार से एक्रोलिक एसिड भी कहते हैं, एक्रोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। या तो या हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज विनाइल एसिड, विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? क्योंकि ये एसिड ग्रुप जो है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है वो विनाइल की होती है, इसलिए मैं कॉमनली ऐसा भी कह सकता हूँ इट इज विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक्रोलिक एसिड लिखूं या एक्रिलिक एसिड लिखूं? एक्रिलिक एसिड लिखूं, ठीक है, दोनों ही नाम एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहा होगा। सेम वे 9th एग्जांपल के लिए भी ऐसे कुछ होगा। देखो 9th एग्जांपल में अगर मैं कॉमन नेम लिखूं, आई मीन सॉरी, अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। अब याद कीजिए अगर एसिड की जगह पे अल्डिहाइड ग्रुप होता तो ये हो जाता ब्यूट 2 इनल, और ब्यूट 2 इनल का कॉमन नेम क्या था? क्रोटोन अल्डिहाइड। तो इसलिए यहाँ पर देखो ये क्रोटोन अल्डिहाइड जैसे दिख रहा है, बस यहाँ पर एसिड ग्रुप है, तो इसे मैं कहूंगा क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा, क्रोटोनिक एसिड कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से अब 10th एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब 10th एग्जांपल का पहले एक IUPAC नेम लिख देते हैं कि भाई देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ऑब्वियसली प्रोप 2 इनोइक एसिड आएगा। पर इस वक्त क्या है कि 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है, तो लेट मी राइट 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। अब ध्यान से सुनिए,
प्रोटोइनोइक एसिड एक्रोलिक एसिड था, या मैं कह सकता हूँ एक्रेलिक एसिड था, ठीक है। तो इसके 2 पे मिथाइल, तो मैं ऐसा कहूँ कि एक्रेलिक एसिड के हिसाब से ये जो है वो अल्फा कार्बन है और उसके ऊपर मिथाइल है, तो क्या मैं इसे अल्फा मिथाइल एक्रेलिक एसिड कहूँ, अल्फा मिथाइल एक्रेलिक एसिड चलेगा आपको, ये अल्फा मिथाइल एक्रेलिक एसिड, करेक्ट। ये भी एक ऐसा कॉमन नेम है। ऐसा बहुत स्ट्रेस मत हो कि इतना सब याद रखना पड़ेगा, ये तो बस ऐसे आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको याद है तो बहुत पहले मैंने पॉलीमर चैप्टर कराया था, उसमें मैंने आपको एक पॉलीमर डिस्कस करवाया था, PMMA, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट, ठीक है। तो वहां पर मिथाइल एक्रिलेट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मिथाइल एक्रिलेट लेंगे तो उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट बनेगा ना। तो वहां पर मिथाइल मेथैक्रिलेट को हम लोग ने बनाने का फंडा देखा था कि किससे PMMA का मोनोमर बनाया जाता है, उसका पूरा मैंने नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से दिखाया था। उस समय शायद आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अभी जाके उस चैप्टर में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सारी चीजें उसमें क्यों डिस्कस की है। मैंने वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि अल्फा मिथाइल मेथैक्रिलेट कैसे बनाया जाता है, मिथाइल एक्रिलेट क्या होता है, एक्रिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे मैंने चीजें वहां पर डिफाइन की है। तो उस समय पे आपको ये चैप्टर नहीं सिखाया गया था, इसके लिए मे भी डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब आप एक बार जाके रिवाइज करिए तो आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए पॉलीमर चैप्टर और बाकी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स को, और ये समझ पाए कि सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है एक पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है। तो अगर अभी तक आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हुए तो प्लीज गेट सीरियस अबाउट इट, इट्स हाई टाइम नाउ, ठीक है। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। 11th देखिए, आप देख सकते हैं एलिसाइक्लिक रिंग है, उस पर एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका पोजीशन करेंगे एलिसाइक्लिक रिंग को तो यही फर्स्ट पोजीशन आएगी, और इस तरह से 5 कार्बन है तो लेट मी राइट साइक्लोपेंट, करेक्ट। इसका रूट वर्ड बेटा क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंट, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंट एन। बट आप देखिए मैं इसमें ओइक एसिड नहीं लिख सकता, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली कार्बन के ये साइक्लिक चेन से बाहर है, तो इसलिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अल्डिहाइड में हम कैसे लिखते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, उसी तरह से यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पॉइंट एकदम आसान है, आपको याद रहेगा। जैसे इसके अंदर देखिए ये कोई साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की, तो लेट मी राइट साइक्लोहेक्सेन, और मैं इसमें साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं लिख सकता, मुझे इसमें लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप चेन के बाहर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पहले ये बताइए कि ये जो कंपाउंड है वो एक एलिफैटिक एसिड है, एरोमेटिक एसिड है, एलिसाइक्लिक एसिड है, ठीक है। आप देखिए एसिड का ग्रुप जो है वो तो एक कार्बन चेन पर लगा हुआ है ना, इसलिए मैं इसे कहूंगा कि ये एक एलिफैटिक एसिड है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता तो देखिए 2 कार्बन है और ये सेकंड कार्बन पर फिनाइल है, तो IUPAC नेम में ये हो जाता 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहता तो मैं इसे कह सकता था अल्फा फिनाइल 2 कार्बन वाले एसिड को एसिटिक एसिड भी कह सकते थे, इट इज अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी तो कह सकता था कि बेंजाइल ग्रुप के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो इसका एक बहुत ही ऑड नेम लिखना नहीं चाहिए कहीं पर भी, बट मैं ऐसे ही रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं बेंजाइल ग्रुप के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसा कहीं पर मैंने पढ़ा नहीं है, आपके बुक में कहीं पर भी लिखा नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट कि एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom which is next to benzene ring, so this is called as benzyl group and over which the acid group is there, therefore I can say benzyl carboxylic acid, ठीक है, like that. Anyway you can write phenyl acetic acid. In fact phenyl acetic acid ही बहुत लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये बहुत फेमस फेमस नेम है। इनफैक्ट ये नाम इतना फेमस है कि IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। बट एनीवे यू कैन राइट 2 phenyl ethanoic acid, that is a perfect IUPAC नेम, ठीक है। 14th वाला देखिए एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, इट्स एन एरोमेटिक एसिड, और बेंजीन वाले एसिड को हम एक्चुअली बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कहना चाहिए था, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कहना चाहिए था, बट वेरी फेमस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, और यही नाम जो है वो फेमस नेम भी है एंड एक्सेप्टेड बाय IUPAC नेम भी है, तो बेंजोइक एसिड विल डू द वर्क, ठीक है। एंड नाउ दिस इज वेरी फेमस एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, दैट इज गोइंग टू बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एम आई राइट? Correct. So this 2-hydroxybenzoic acid is very famously called as salicylic acid, which we have studied for a while now. ठीक है? So salicylic acid is a very good example. In fact, you know we have prepared salicylic acid from phenol.
तो होमवर्क में एक और चीज मैं देता हूँ कि फिनॉल के थ्रू हम सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया है फिनॉल चैप्टर में, रिवाइज करिए। इट्स अ नेम रिएक्शन, लिख के दीजिए। अगर आप खुद से अभी इसी वक्त लिख पा रहे हैं, अगर आपको नाम याद आ रहा है, रिएजेंट्स याद आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो लाइफ में। लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है समझो किसी वजह से, तो प्लीज आप एक बार बुक खोलिए, रिवाइज करिए और लिखिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज डू द needful work and I hope you understand this much of IUPAC. Let us take some more examples and very famous examples which are to be discussed in this chapter. तो देखिए कुछ वेरी फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक कैटेगरी कंसीडर करते हैं जिसे हम कहते हैं डाइओइक एसिड। कैन यू टेल मी व्हाट इज डाइओइक एसिड? जिसके अंदर ऑफ कोर्स दो बार आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा, उसे हम डाइओइक एसिड कहते हैं। तो ये इसको समझने के लिए हम देखिए, हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि मान लो ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 कार्बन वाला डाइओइक एसिड है। तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो रहूंगा, इस कार्बन चेन में ईथ आएगा, ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और ये हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही टर्मिनल कार्बन होंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है तो टर्मिनल कार्बन 1 और 2 होगा, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू मेंशन नंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, और इसका बहुत ही फेमस नेम होता है जिसे हम प्यार से ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल कंसीडर करें तो लेट अस टेक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके अंदर बीच में एक कार्बन डाल देते हैं और फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो देखिए इसको हम कहेंगे 2 कार्बन वाला डाइओइक एसिड, इसे हम कहेंगे 3 कार्बन वाला डाइओइक एसिड, जिसमें बीच में इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो वो हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डाइओइक एसिड नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टर्मिनल, तो इट इज गोइंग टू बी प्रोपेन डाइओइक एसिड। एंड प्रोपेन डाइओइक एसिड को हम बहुत ही प्यार से मेलोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेलोनिक एसिड कहते हैं। इट्स अ वेरी फेमस नेम अगेन। सिमिलरली अगर मैं थर्ड एग्जांपल कंसीडर करता हूं जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब इस वक्त बीच में 2 बार CH2 का ग्रुप है, कुछ इस तरह से। ठीक है, 2 बार CH2 का ग्रुप है, तो इससे मुझे क्या कहना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इट्स एन आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर मैं फेमस नेम लिखने की कोशिश करूं तो बेटा इसी को आप प्यार से सक्सिनिक एसिड कहते हैं। आपने बहुत बार टाइट्रेशन के अंदर सक्सिनिक एसिड यूज किया भी होगा कॉलेज में, 11th स्टैंडर्ड में जब आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते थे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पर आप सक्सिनिक एसिड का यूज करते थे। ठीक है, बट अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है, इट इज ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सिमिलरली बेटा अगर मैं फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लेता हूँ एक तरफ, अब बीच में 2 बार CH2 था यहाँ पे, अब 3 बार CH2 लिखता हूँ, तो लेट मी राइट इट इन द कंडेंस्ड वे कि CH2 भाई 3 बार है और यहाँ पर इस तरह से एसिड है। तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 5, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं इसका बहुत ही ज्यादा फेमस नेम लिखूं तो इसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसे? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ एग्जांपल कंसीडर करता हूं जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अब बीच में 4 CH2 ग्रुप है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर बीच में 0 CH2 ग्रुप, फिर 1 CH2 ग्रुप, फिर 2 CH2 ग्रुप, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर कितने कार्बन हो रहे हैं? 4 बीच में और 2 टर्मिनल, इसलिए 6 कार्बन हो रहे हैं। तो लेट मी राइट एज हेक्सेन डाइओइक एसिड। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, हेक्सेन डाइओइक एसिड, राइट? एंड दिस हेक्सेन डाइओइक एसिड अगर मैं इसका बहुत ही फेमस नेम लिखूं तो ऑलरेडी आप ये पॉलीमर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका नाम है एडिपिक एसिड। ठीक है, चलिए याद करके बताइए कि एडिपिक एसिड आपने कौन सा पॉलीमर बनाने के लिए यूज किया था एज ए मोनोमर? बताइए मुझे, एडिपिक एसिड कौन से पॉलीमर के लिए यूज किया था? अगर आपको याद आ रहा है बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज रिवाइज। ठीक है, याद आना चाहिए आपको, एकदम बंदूक के जैसा याद आना चाहिए, फटाक से याद आना चाहिए कि ये भाई इधर देखा, इधर देखा, ये कंपाउंड में देखा, इधर बनाने के लिए देखा, एकदम फटाफट सब कुछ याद आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और रिवाइज करेंगे तब। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिनको बिना प्रैक्टिस के सब चीजें याद आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लर्न करेंगे और इम्पोर्टेंट समझेंगे कि क्यों ये सब मैं बोल रहा हूँ आपको इतना आज के लेक्चर में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट देयर इज अ रीजन टू इट। ठीक है, ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो बेंजीन रिंग है, और ये एग्जांपल्स आपने ऑलरेडी देखे, 11th में मैंने कराए थे कि बेंजीन रिंग में 2 एसिड ग्रुप है, बाजू बाजू में है, तो इसे आप क्या कहेंगे?
ठीक है, जब बेंजीन रिंग में दो एसिडिक ग्रुप ऑल्टरनेट टू ईच अदर है, यानी मेटा टू ईच अदर है, और जब बेंजीन रिंग में दो नो ग्रुप ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज थैलिक एसिड, ठीक है, दिस इज आइसोथैलिक एसिड, पी साइलेंट ऑफ कोर्स, ठीक है, और दिस इज गोइंग टू बी टेरिफ्थैलिक एसिड। ठीक है, आप चाहे तो इनका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं इसका लिख देता हूँ एक बार, बाकी के दोनों का आप लिख लीजिएगा। इट इज बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड। ठीक है, वैसे आप इन दोनों का लिख सकते हैं क्या, बेंजीन 1,3 डायोइक एसिड एंड दिस इज बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कर लिया है। तो अगर इसके जैसा कोई एग्जांपल आ गया एग्जाम में आईयूपीएसी लिखने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से लिख पा रहे होंगे। ठीक है।